गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना है बेटा आगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कराया था ना, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि एक मान लो कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है ना। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, ठीक है। H2 गैस यहाँ पर फिल कर दिया। H2 गैस फिल करके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ। ऐसे में क्या होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया आपने, लाइट निकलनी शुरू होगी, ठीक है ना। समझ रहे हो इस बात को? और वो लाइट क्यों निकल रही है? क्योंकि जैसे मैंने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, उसके इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चले गए। मान लो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक। और जब हायर शेल में चले जाएंगे तो एनर्जी हाई हो जाएगी उनकी, इलेक्ट्रॉन की। मान लो कि फिर से वो वापस अपने शेल में आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ सकते हैं, थर्ड शेल में आ सकते हैं, इस तरीके से। तो वहाँ से क्या होगा? रेडिएशन के फॉर्म में लाइट एमिट होगी। वही लाइट यहाँ पर एमिट हो रही है। क्लियर होगी बात? लाइट यहाँ से एमिट हो रही है। मैंने उसको स्लिट से पास कराया, एक स्लिट के थ्रू मैंने पास कराया। जैसे ही मैंने स्लिट के थ्रू पास कराया, आगे स्क्रीन रख दिया। 7 कलर्स यहां पे मिलते हैं विबग्योर, ठीक है। कुछ ऐसे भी रेज कुछ ऐसे भी वेव्स यहां पर हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। ये दोनों वेव्स यहां पर एमिट हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ये सारे विजिबल रेज हैं, और विजिबल रेज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हायर शेल से वापस अपने शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने बताया था। और देखो मैंने ये बताया था कि अगर मान लो हायर शेल से फर्स्ट शेल में एंट्री होती है, फर्स्ट वाले शेल में एंट्री होती है कहीं से भी, तो उस केस में रेडिएशन के फॉर्म में कौन सी लाइट एमिट होगी? अल्ट्रा वायलेट, ठीक। फर्स्ट शेल में अगर होता है ना ट्रांजिशन फ्रॉम एनी शेल, तो लाइट कैसी होगी? अगर सेकंड में होता है ऐसा, तो इस केस में आपको विजिबल रेडिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यही रेडिएशन थर्ड में हो जाए तो इंफ्रारेड, बाकी फोर्थ में हो तब भी इंफ्रारेड। क्लियर है? अगर फर्स्ट में ट्रांजिशन होता है तो यूवी रेडिएशन मिलेगा, डिफरेंट ऑफ वेवलेंथ्स मिलेंगे। और डिफरेंट ऑफ वेवलेंथ्स का जो हमारे पास सीरीज मिलेगा उसको क्या कहते हो? लाइमन सीरीज, बताया था। सेकंड वाले में ट्रांजिशन होता है तो उसको क्या कहते हो आप? बामर सीरीज, है ना। उसके बाद पाश्चियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने कुछ डेरिवेशन भी करके बताया थे आप लोगों को। क्या बताया था? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, बताया था ना। ओके, डेल्टा ई की वैल्यू लाइट के फॉर्म में यहां से एमिट हो रही है अगर, तो एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हो आप, और इसे आप लिख सकते हैं -2.18 10⁻⁻18 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2.18 10⁻⁻18 एन इनिशियल का स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से -2.18 18 कॉमन ले लो, ठीक है। और ऐसा करते थे, इसका एच सी यहाँ से डिवाइड भी कर लेते हैं, ये हो जाता 1/ni का स्क्वायर एन एफ का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर है? और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती थी बताओ? ये प्लस का हो जाएगा आर, क्लियर है? 1/लैम्डा को आप क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर की वैल्यू इतनी होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है? इतना याद रख लेना, ठीक है। मैंने इस पे क्वेश्चन बताया था, याद है? उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन कहता है कि मान लो तुम्हें, क्वेश्चन कौन सा है? 17 है एनसीईआरटी का। देखिए भाई, ट्रांजिशन हो रहा है हायर टू लोअर शेल में,
लेकिन सेकंड शेल में ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी पता है। आपसे पूछा है फाइंड द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। देखिए बामर सीरीज का मतलब यही हुआ ना कि सेकंड शेल में एंट्री होगी, कहां से होगी ये नहीं पता। समझ रहे हो इस बात को? न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, थर्ड है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। ठीक है, ट्रांजिशन कहां होना है बेटा? सेकंड में होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बामर सीरीज कह रहा है वो सेकंड में ट्रांजिशन होना है। सेकंड में ट्रांजिशन कहाँ से हो सकता है? या तो इन्फिनिटी से हो सकता है, या तो थर्ड से भी हो सकता है, या तो फोर्थ से भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आप? एच सी अपॉन में लैम्डा। ओके, अगर तुम्हें ये पता है लैम्डा क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो वो थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन होगा उसका। ये बात समझ लीजिए। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आ रही है बात? नहीं। देखो लैम्डा क्या चाहिए तुम्हें? लॉन्गेस्ट। एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी डिफरेंस 3 से सेकंड में ही होगा ना। इन्फिनिटी से आओगे तो ट्रांजिशन कराओगे तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें एनर्जी डिफरेंस कम चाहिए, तभी तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम होगा। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ से ये बात तो पता चल गई तुम्हें कि n इनिशियल कितना है? 2 है, और n फाइनल कितना है? 3 है। 1 अपॉन में लैम्डा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर है? r की वैल्यू 1.09 10 टू द पावर 7, 1 अपॉन 4 1 अपॉन 9 टू 1 स्क्वायर। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। कोई डाउट? अच्छा, एक और क्वेश्चन है 15th वाला। उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि मान लो कि तुमने ये तो लिख लिया था ना, पीछे तो लिख लिया था हम। कह रहा है कि 6th शेल से ट्रांजिशन हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी का। देखिए n इज इक्वल टू 6 से ट्रांजिशन हो रहा है। फर्स्ट ऐसे करके 6 शेल, 1 2 3 4 5 6। तो ट्रांजिशन अगर 6th शेल से हो रहा है तो कितने सारे वेवलेंथ यहां से निकलेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। आई बात समझ में? नहीं, लैम्डा नहीं निकालना है, कितने लैम्डा पॉसिबल हो सकते हैं। देखो छठे से अगर पहले में गिरता है तो 1 लैम्डा, छठे से अगर दूसरे में तो 2, तीसरे में। ठीक है, हो सकता है 6th वाले से इसमें आए फिर यहां पर हो। तो ट्रांजिशन लाइंस कितनी बन रही हैं? बहुत सारी बनेंगी ना। पॉसिबल कितने हो सकते हैं? कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत निकाल नहीं पाओगे नॉर्मली। ठीक है ना? तो इसलिए एक फॉर्मूला याद रखना, n-1 अपॉन में 2। ये है कि जिस शेल से तुम्हें ट्रांजिट करके इनिशियल में आना है, तो हम n की जगह क्या रख देंगे? 6 माइनस 1 अपॉन 2। अब बताओ समझ में आ रही है बात? 15 ऐसे हमारे पास क्या हो जाएंगे? वेवलेंथ्स निकल जाए। बोर की एटॉमिक थियरी हो गई। आप लोगों ने सब शेल, ऑर्बिटल ये सब सुना हुआ है, नाम सुना हुआ है, पता है? स्कूल में नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, क्वांटम नंबर पढ़ा रहा हूं मैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर, ठीक है? उसके पोजीशन को बताना है कि वो कहाँ रहता है। तो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें कि शेल होता है ना, जिसको आप KLMN ऐसे करके लिखते हो। शेल के अंदर कौन रहता है? सब शेल। ठीक है, सब शेल के अंदर कौन रहता है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। शेल के अंदर कौन रहता है? सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन। जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका शेप 3 डायमेंशनल होता है, समझे क्या? और इसके अंदर ही कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, तो अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, किस शेल में रहता है, किस सब शेल में रहता है, किस ऑर्बिटल में रहता है, और कौन से स्पिन से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बताने के लिए तुम्हें सेट ऑफ 4 नंबर्स की जरूरत पड़ती है, 4 नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। बात समझ में आ रही है? क्वांटम नंबर किसे कहते हैं कि ये सेट ऑफ, इसके बारे में बताया गया है कि सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट completely define the position of electron in an atom। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? हाँ हाँ, ये 4 नंबर का सेट होता है, समझे? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पढ़ा हुआ है? कब? सेकंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा, ये ऐसे वो होता है, बना दिया। नहीं, ये ऐसे अजीमुथल ही कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है शेल को रिप्रेजेंट करता है, समझे क्या? आगे बात समझ में? ये इसके सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूं, शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? K L M N ऐसे करके, ठीक है? सब शेल के लिए S P D F इस तरीके से नोटेशन यूज किया जाता है। सब शेल के लिए S P D F। ऑर्बिटल के लिए याद रख लेना, ऑर्बिटल किसके अंदर रहते हैं? सब शेल के अंदर रहते हैं। तो S वाले में ओनली 1 स्फेरिकल शेप का, P वाले में बेटा 3 ऐसे डंबल शेप वाले 3। D में कैसे होते हैं? 5 होते हैं, 5। समझ रहे हो? S वाला जो सबशेल है ना, उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। P वाले में क्या होते हैं? 3 होते हैं। D वाले में क्या होते हैं? 5 होते हैं। और पांचों कैसे होते हैं? किस शेप के होते हैं? डबल डंबल शेप के होते हैं। अभी मैं इनके बारे में बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 2। याद रखना, कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जैसे मान लो कि ये वाला है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 2 4 2 6, यानी कि P सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, कितने हो गए? 10। यानी कि D वाले सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे बात समझ में? कोई डाउट है? बोलो। चलो इसको मैं और अच्छे से, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको N से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये हो गया अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट करते हैं। याद रखना L की वैल्यू n-1 होती है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है? उसके बाद है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML। ये होता है कितना? -L2 + L होता है, -L2 + L।
उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms कहते हैं। ये -12 और +12 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉट इट? समझो भाई, ऐसा है n की वैल्यू 1 रख दी हमने, ठीक है वरुण, n की वैल्यू 1 है, क्या कहेंगे इसे, कौन सा शेल कहेंगे, k कहेंगे। उसी तरीके से l की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। और याद रखो यहाँ पर l की वैल्यू 0 होती है तो उसको s कहते हैं, 1 होती है उसे p कहते हैं, 2 होती है उसको d कहते हैं, 3 वाले को f कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 हो गई तो इसे आप क्या कहोगे, s। और ये किस वाले शेल से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट शेल से बिलोंग कर रहा है, इसे आप 1s लिख देना। ओके, कोई डाउट? ठीक है। ml की जो वैल्यू होती है -L2 + L होती है, -L2 + L। अब बताओ L 0 है तो ये तो 0 ही रह जाएगा ना। क्लियर हो गई बात? L 0 रखो, -02 + 0 यानी कि 0 ही है ना। ये आपको याद रखना होगा, एक ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। n की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, इसको हम कहते हैं l, ठीक। बताइए l की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, देख के बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, n-1। n की वैल्यू 2 रखो तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1। तो 0 और 1 दोनों होंगे इसके अंदर, 0 भी इसमें शामिल होगा 1 के अंदर, ठीक है। इसको क्या कहोगे, s, और इसको p, और ये दूसरे शेल से बिलोंग करता है ना। आगे बात समझ में, सब शेल को 2s और 2p कह देंगे। ओके, अब इसमें बताओ कि अगर हमारे पास l 0 है तो ये भी 0 होगा, 1 है तो कितना होगा, -1 0 1, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, यहां पे -12 + 12। ओके, n की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, KLM। उस केस में l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। आप इसे s कहोगे, 3s, p कहोगे, and 3d, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? 0 है तो ये 0 ही रह गया, ये -1 0 1। ये समझ रहे हो बेटा कैसे हो रहा है? ये देखिए 1 है ना, तो -1 से +1 करेंगे तो क्या होगा, -0 -1 0 और 1 होगा, ठीक है। ये 2 है तो क्या होगा, -2 -1 0 1 2। ऑर्बिटल ये सारे होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डबल होती है। अब मैंने ऐसे कर दिया, इसे -12 + आप खुद ही फिल कर लेना, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने कि जो S वाला सब शेल होता है, जिसके लिए L क्या होता है, 0 होता है, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा बताइए? ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है वो, ठीक है। S की वैल्यू अगर मान लो, अगर L की वैल्यू 1 है तो अब ये क्या हो गया, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, P सब शेल हो गया ना ये। तो इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। वही -1 0 और 1 जो होते हैं ना, यहाँ देखो मैंने यहाँ 1 लिया तो इसमें -1 0 1 -L2 + L, -1 से लेकर +1 हमने किया तो ये 3 बनते हैं, इसीलिए इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं। और उनके शेप याद रख लेना, डम्बल शेप के होते हैं। सब शेल के अंदर कौन रहते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये 3 होते हैं। अच्छा, L की वैल्यू मान लो 2 है तो ये कौन सा हो जाएगा, D सब शेल हो जाएगा बेटा, ठीक है।
अब बताइए L की वैल्यू 2 होगी तो -2 से +2 के बीच कितना होगा? -2 -1 0 1 2। यहाँ पर बेटा याद रखिएगा 5 होते हैं। नाम क्या है इसमें? देखो इसके नाम होते हैं PX PY और PZ। जो ये 3 दिख रहा है ना, ये आपका PX है, ये PY है और ये PZ है। यहाँ पर ये जो 5 दिख रहे हैं, ये PX है, ये PY है, PZ है। ये जो 5 दिख रहे हैं इनके नाम याद रखिएगा, DXY, DYZ, DZX, DZ², DX² - Y², ये 5 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके शेप को भी मैं डायग्राम इसका बना दे रहा हूं। देखो ये X है, ये Y है, इसके बीच में ऐसे डंबल बनाओ और इधर बनाओ, इसका नाम हो जाएगा DXY। ठीक, X है और Z है, इसका नाम हो जाएगा DXZ। ठीक है, इसे Y मान लो, इसको Z मान लो, इसके बीच में डंबल बना दो, DYZ कहेंगे। ठीक है, और 2 होते हैं, 2 के स्ट्रक्चर में कहाँ बनाओ? ऊपर बनाता हूं। ठीक है ना, देखो ये Z एक्सिस मान लीजिए, इस पे एक डंबल बनाओ और यहां पर इस तरीके से गोल बना दो। ये X रख लो, कोई बात नहीं, ये Y भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये X और Y बना के और इसी के एक्सिस पे ऐसे डंबल बना दो। समझे क्या? इससे आप कहोगे DX² - Y², DXY, DYZ, DZX, DYZ। ठीक है ना, इस तरीके से ये 3 हो गए और ये 2 हो गए, 5 हो गए। आगे बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? वही यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये वही सारे ऑर्बिटल्स हैं और उनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कोई डाउट? अब मैं थोड़ा आपको और भी कुछ बता देता हूं। मान लो कि N2 है, ये क्वांटम नंबर इसका 2 है, तो इसमें अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? इसमें भी अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 ही होंगे, 0 और 1। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा किसका? सब शेल का। सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो याद रखो अगर N 2 है तो उसमें सब शेल भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। आगे बात समझ में? जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही उसका सब शेल भी होगा। और उनके ऑर्बिटल याद रखना 2 के स्क्वायर हो जाएंगे, n का स्क्वायर हो जाएगा। 2 है ना, 2 का स्क्वायर करो कितना आया? 1 2 3 4। समझे क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ये जितने होते हैं इसका जस्ट डबल। ऑर्बिटल कितने? 4 हैं, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। देखो 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं लिख देता, स्पेस नहीं है, लिख ही दे रहा हूँ, तुम लोग इसे नोट कर लेना। नंबर ऑफ सब शेल जो अगर पूछे तुमसे तो उसको कहते हैं n। सब शेल कितने हैं? n है। मान लो तीसरे शेल में सब शेल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछे n का स्क्वायर, मान लो 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितने आ गए? 9 ऑर्बिटल आ गए। आगे बेटा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे 2n² कर दीजिएगा। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? कि नहीं आया? बताओ पक्का? तो इस तरीके से आप जो है शो करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन 24 है। पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है एनसीईआरटी का कि आपके g ऑर्बिटल के एग्जिस्टेंस के लिए n की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, l हमारा 0 होता है उसके लिए उसे क्या कहते हैं? s। 1 होता है उसको p, 2 के लिए d, 3 के लिए f,
जी के लिए क्या होना चाहिए, तो हमें ये पता चल गया कि जी के लिए एल होना चाहिए 4। ओके, और एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया, एल इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, देख लो आदित्य, एन की वैल्यू चाहिए तुम्हें, एल कितना 4 है, एन की वैल्यू होगी 5। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एसपीडीएफ नोटेशन करना है बेटा। ठीक है, एन हमारा 1 है, एन हमारा 1 है, एल 0 है, इसमें एसपीडीएफ नोटेशन करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो एल 0 किसके लिए होता है, एस के लिए, और ये फर्स्ट से है तो ये 1s हो गया। समझ में आ गई बात। बी वाला देख लीजिए, N3 है, L1 है, L1 है, 1 किसके लिए होता है, P के लिए होता है, बताया था ना, 1 किसके लिए, P के लिए होता है, तो 3P। तो नोटेशन समझ रहे हो ना कैसे करते हैं, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30th, क्वेश्चन नंबर 30th 30वां कह रहा है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पता करो। n देखो बेटा, n 0 है, l 0 है, ml भी 0 और ms की वैल्यू +½ अब ये सही है या गलत है ये पता करना है तुम्हें। n 0 पॉसिबल है क्या, कभी भी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा फर्स्ट वाला ही गलत है। सेकंड वाला देख के बताओ, n1 है, l 0 है, n1 है, l 0 है, तो ये सही होगा, ये तो सही होगा ना, हाँ ये सही होगा। ठीक है, अच्छा n अगर 1 है, l भी 1 है, क्यों नहीं होगा, बहुत बड़ी, एक कम होता है तो ये भी नहीं होगा। तो समझ गए ना कैसे करते हैं, कोई डाउट तो नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 31वां। 31 में क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है कि n 4 है और ms कितना -½ है। n बेटा 4 है और ms कितना है -½ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये पता करने आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता करने कितने होंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान से समझिए। n अगर 4 है तो l कितना होगा, 0 1 2 3 होगा ना। इसमें ms की वैल्यू क्या होगी, 0, इसमें -1 0 1 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, अब बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, शेल। ये क्या, सब शेल। ये क्या है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके जस्ट डबल। ये बताओ कितने ऑर्बिटल है यहाँ पर, 16 है ना, गिन के देख लो। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 32। इसमें माइनस वाले कितने होंगे बताओ, आधे होंगे, 16। आगे बात, तो इसका आंसर कितना हो गया, 16। आगे बात समझ में, इसका हाँ पॉजिटिव वाला भी 16 होगा और नेगेटिव वाला भी 16 होगा। ठीक, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन बताओ। n कितना दिया हुआ है, 3, l 0 दिया हुआ है। अब आपको बताना क्या है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक बात बताओ, n अगर 3 है तो l कितना होगा बेटा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन हमें 0 ही लेना। तो 0 में ml भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो ओनली 2, क्योंकि ये फिक्स कर दिया ना l की वैल्यू 0। तो ये है क्वांटम नंबर। ठीक, क्वांटम नंबर समझ गए क्या होता है, और अच्छे से समझ लेते हैं क्वांटम नंबर क्या है ये समझो। क्वांटम नंबर बेटा सेट ऑफ 4 नंबर्स है, नंबर 4 है, ये 4 नंबर्स है ना। इसमें एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
जिसको आप n से डिनोट करते हो। n की वैल्यू 1 होती है तो k, 2 होती है तो l, इस तरीके से। इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, इसका क्या महत्व है? तो याद रखो, अगर हमें n पता हो तो हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता कर सकते हैं और उसका डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे वो है। आगे बात समझ में? अगर तुम्हारे पास n की वैल्यू पता है, मान लो 2 है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी ना, तो एक तो ये बताता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है, और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या बताता है कि डिस्टेंस कितना है उसका न्यूक्लियस से। मतलब Rn आसानी से निकाल सकते हो 0.0529 n²। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरा क्या है भाई? अजीमुथल क्वांटम नंबर L से डिनोट करते हैं आप, ठीक है। L की वैल्यू होती कितनी है? n-1। 0 होगी S, 1 होगी P, 2 होगी D, 3 होगी F, 4 होगी G वैसे होता नहीं है लेकिन F तक ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या बताता है? सबशेल बताता है, ठीक है। सबशेल कितने हैं, क्या है, ये बताता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गई बात? ओके, थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल्स को बताता है बेटा। अगर मान लो 0 है L, तो उसमें कितने ऑर्बिटल? S में कितने ऑर्बिटल? एक। कैसा होता है शेप? वो नहीं, स्फेरिकल। होगा ना, डॉट। ओके, L की वैल्यू अगर मान लो तुम्हारे पास 1 है तो हाँ बताया, बनाया तो था ना मैंने। हाँ, लिखना पड़ता है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। P हो गया। P के कितने होते हैं बताओ? तीन होते हैं, ठीक है। 3 इसमें ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ओके। फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। अब बताओ मेरे को कि ये जो क्वांटम नंबर मैंने पढ़ाया है इसमें कोई दिक्कत है? कंप्लीट हो गया ना अच्छे से? ओके।